गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम आगे केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे सल्फोनिक एसिड्स की। तो सबसे पहले है एसिडिटी, जो कि अब हम वो वाले रिएक्शन देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन को हम हटाएंगे यहाँ से मॉलिक्यूल के पास से, मतलब आयनाइजेबल हाइड्रोजन वाले रिएक्शन हम करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर है। फुल्ली आयनाइज होते हैं वाटर में जब आप ऐड करते हो। तो कोई भी एसिड अगर फुल्ली आयनाइज होता है ना, उसमें सिर्फ एक ही एरो लगता है। अगर वो पार्शियली हो रहा है तो आप इक्विलिब्रियम शो करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, वो ऐसे दिखाया जाएगा हमेशा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स या बेसिस फुल्ली आयनाइज होते हैं तो उसमें सिर्फ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो होता है। तो ये इसका आयनाइजेशन दिखाया हुआ है कि वाटर के साथ ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और स्टेबल सल्फोनेट आयन बनता है। ये स्टेबल कैसे होता है? क्योंकि जो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसको ये दो ऑक्सीजन एटम भी शेयर कर लेते हैं तो ड्यूरिंग रेजोनेंस। तो जैसे ही चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। हाइब्रिड को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, जो हर एक बॉन्ड में पार्शियल करेक्टर आ जाता है, ना ये डबल रहते हैं ना सिंगल। तो हम एक बॉन्ड को पूरा दिखाते हैं और एक को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और पूरे मॉलिक्यूल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन है, इसमें चार्ज मूव कर रहा है, तो हम इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे और इस पे नेगेटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा। ये मोर स्टेबल है। ज़्यादा जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपके हाथ में एक हॉट प्लेट है, आपके साथ दो दोस्त और खड़े हैं, तो आप सामने वाले दोस्त को दे देते हो, फिर दूसरा दोस्त तीसरे दोस्त को दे देता है। तो बारी बारी से आपके हाथों में घूम रही है, तो उससे आपका हाथ नहीं चलेगा, आप उसको हैंडल कर लोगे। तो इसी तरीके से जब नेगेटिव चार्ज है तो इसको हैंडल, ये मॉलिक्यूल में मूव करता है तो ये स्टेबल हो जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन के केस में जहाँ पे RCO2 CO नेगेटिव बनता है, यहाँ पर दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे क्योंकि दो ही ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। फिर सॉल्ट फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांगली एसिडिक है तो सॉल्ट बनाएंगे अच्छे वाले। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगे तो वाटर निकलेगा और यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बन जाता है सल्फोनिक एसिड का। सोडियम कार्बोनेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे H2O निकल जाता है, इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और दो सोडियम आपको यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट दे देंगे। फिर हम सल्फोनाइल क्लोराइड बना सकते हैं। जैसे एसिड डेरिवेटिव होते हैं ना, RCOCl, तो यहाँ पे CO की जगह पे क्या है, RSOCl बन जाएगा। ये O नहीं आएगा, RSO2Cl बनेगा। तो जो क्लोरीनेशन के लिए PCl5 यूज़ किया गया है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसकी जब भी रिएक्शन होती है तो POCl3 निकलता है, ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से, और दो क्लोरीन बचे, एक क्लोरीन यहाँ जाके अटैच हो जाता है और एक इस हाइड्रोजन के साथ HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये हमेशा ऐसे ही होता है जब भी आप PCl5 से क्लोरीनेशन करते हो, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड से। क्लोरीनेशन हम थायनिल क्लोराइड से भी कर सकते हैं, SOCl2 से। DMF में ये रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं गैसेज होते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल रिएक्शन है। SO2 निकलेगा, एक HCl निकलेगा यहाँ से, और जो क्लोरीन बचा वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड हम यूज़ कर सकते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड बनाने के लिए। फिर है एनहाइड्राइड्स। क्योंकि ये सल्फोनिक एसिड है तो इनके एनहाइड्राइड भी हम बना सकते हैं। तो एनहाइड्राइड बनाने के लिए हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से ट्रीट करते हैं और हीट करेंगे, तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाएंगे और यहाँ से दो H में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक ऑक्सीजन बचता है, वो इन दोनों को जो कंबाइन कर देता है। जो ये वाला दो पार्ट बचे ना,
ये ऑक्सीजन, तो ये आपके एनहाइड्राइड बन जाते हैं। फिर हम सल्फोनिक एस्टर भी बना सकते हैं और सल्फोनामाइड भी। एस्टर बनाने के लिए हम अल्कोहल से ट्रीट करेंगे, जो हमने पीछे सल्फोनाइल क्लोराइड बनाए थे वो फास्ट रिएक्ट करेंगे, उनको हम ट्रीट करते हैं तो HCl निकल जाएगा और OC2H5 यहाँ के अटैच हो जाएगा। सल्फोनामाइड बनाएंगे तो अमोनिया से ट्रीट करेंगे, फिर से HCl निकलेगा और NH2 यहाँ के अटैच हो जाएगा। फिर अब हम करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फोनिक एसिड। पहले हमने हाइड्रोजन के रिएक्शंस देखे, जो यहाँ पे आयनाइजेबल हाइड्रोजन था, उसके बाद अब हम रिप्लेसमेंट देख रहे हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप का। ये पूरा ग्रुप निकल जाता है। उसके लिए हम एसिड से ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ये SO3 निकल जाता है यहाँ से और वाटर के साथ ये कंबाइन करके H2SO4 बन जाएगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन बचेगा, तो ये बेंजीन बन जाता है। ये डीसल्फोनेशन है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ वाटर की प्रेजेंस में आपने एसिडिटी में देखा था कि हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, तो -H3O पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो मीडियम में जो एसिड प्रेजेंट है, रिंग क्या करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये इस इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए और रिंग को रीस्टोर करने के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड आयन जो है ये SO3 की फॉर्म में बाहर चला जाएगा और रिंग रीस्टोर हो जाएगी। अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास H2SO4 बन जाते हैं कंबाइन वाटर के साथ कंबाइन करके। जो मीडियम में वाटर प्रेजेंट है, H पॉजिटिव कोई प्रेजेंट है, तो उसके साथ कंबाइन करके ये आपको H2SO4 दे देगा। फिर हम रिएक्शन कर रहे हैं OH ग्रुप के साथ, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम। यहाँ पर अब OH आ जाएगा, यानी फिनॉल बन जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये इसको यहाँ पे ये फ्यूजन होता है, Na2 SO3 निकल जाएगा और एक ONA बचेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं और एक ऑक्सीजन बचा, वो वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये इसका सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाता, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो यहाँ OH चला जाएगा और यहाँ H आएगा, तो यहाँ पे NOH बन जाता है और ये आपका फिनॉल बन जाएगा। तो रिप्लेसमेंट जो इस ग्रुप को हमने OH से रिप्लेस कर दिया। अगर हमें साइनाइड ग्रुप से रिप्लेस करना है तो हम सोडियम साइनाइड से ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे सोडियम सल्फाइड निकल जाएगा और CN यहाँ आके अटैच हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस आसान है। कई बार आपको रिएजेंट्स दे देंगे और प्रोडक्ट पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। फिर हम NH2 ग्रुप से अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो सोडियम अमाइड से ट्रीट करेंगे, Na2SO3 निकल जाएगा, NH2 आ जाएगा। SH ग्रुप से रिप्लेस करना है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हम यूज़ करेंगे। सेम रिएक्शंस है, आसान है, आप देख पा रहे हो। फिर हम एरोमेटिक न्यूक्लियस पे अगर रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन देख ली हमने हाइड्रोजन वाली, इसकी देख ली। अब हम इस रिंग पे अगर रिएक्शन करना चाहते हैं, जैसे हमने ब्रोमिनेशन करना है, तो क्योंकि जो सल्फोनिक एसिड है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये मेटा डायरेक्टर होगा। ठीक है, जो बेंजीन रिंग होती है आपको पता है, कोई ग्रुप मान लो लगा हुआ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये ऑर्थो पोजीशंस है, ये मेटा और ये पैरा, तो वो मेटा डायरेक्टर होता है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो मेटा पोजीशन पे ही जाएगा।
तो मैकेनिज्म आपको शायद पता भी होगा, आपने पहले पढ़ा हुआ है, यहाँ हम नहीं डिस्कस कर रहे। तो ब्रोमिनेशन में यहाँ पे से एच हाइड्रोजन हटेगा, HBr निकलता है और ब्रोमीन यहाँ आके अटैच हो जाएगा। नाइट्रेशन में NO2 आ जाएगा, सल्फोनेशन में SO3H आ जाएगा। तो ये हमारा था सल्फोनिक एसिड्स। हमने थायो अल्कोहल किए, थायो ईथर किए, सल्फोनिक एसिड डिस्कस कर लिया। अब लास्ट जो है वो है ये सल्फोनामाइड्स। शायद एक और है, नहीं ये लास्ट है। तो 4 टाइप ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड हमने देखी हैं ऑर्गेनोसल्फर में, 4 टाइप। तो सल्फोनामाइड्स होते हैं जो इसी के डेरिवेटिव हैं, सल्फोनिक एसिड्स के। यहाँ पर NH2 आ जाएगा OH की जगह, और फिर इसका भी डेरिवेटिव है, तो एक हाइड्रोजन हटा के हम कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें तो वो होते हैं N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड्स। तो इनकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो SO2Cl के साथ को अमोनिया से ट्रीट कीजिए तो HCl निकल जाएगा, और HCl और अमोनिया एक अमोनिया मॉलिक्यूल मिलके अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं, और यहाँ NH2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये NH2 आ जाता है, और एक और जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो इस HCl के साथ कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। 2 हम रिएक्शन दिखा रहे हैं ना, 2 के साथ। तो ये इसकी प्रिपरेशन है सिंपल सी। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अच्छे से वेल डिफाइंड होते हैं। वीकली एसिडिक हैं। अमाइड जो है इसकी, क्योंकि इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो ये इसका एसिडिक नेचर इससे कम हो जाता है। तो लेकिन रिएक्शन शो करते हैं। बेस के साथ आप ट्रीट करोगे तो ये H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देते हैं, और यहाँ वाटर निकल जाता है, OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके H चला जाएगा, तो यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये काइंड ऑफ अमाइड बन जाता है, जैसे सोडियम अमाइड होता है ना, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है जैसे इस केस में है, तो काइंड ऑफ अमाइड है ये। अच्छा, आप अगर इसको वाटर से ट्रीट करते हैं तो सेम वही रिएक्शन, यहाँ OH आएगा, यहाँ H, और अमोनिया निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर से रीस्टोर हो जाएगा ग्रुप, सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब इसके यूजेस क्या हैं? लेबोरेटरी रिएजेंट है, डाई बनाने में यूज़ होता है जिनको हम, और ड्रग्स में भी यूज़ होता है जिनको हम सल्फर ड्रग्स कहते हैं। ये एक स्पेशल क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं जहाँ सल्फ़र के कंपाउंड को हम यूज़ कर रहे हैं, सल्फोनिक एसिड, तो इनको हम सल्फर ड्रग्स कहते हैं। तो हमने कहा था कि लास्ट है, ये लास्ट नहीं है। इसके बाद सल्फा ग्वानिडीन है, ये भी सिलेबस में है। ये 5th टाइप ऑफ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है। तो जो ये वाला सल्फोनिक एसिड का पार्ट है ये तो सेम है, फिर अमाइड वाला भी ठीक है। उसमें अब ये भी होता है कार्बन, फिर उसके ऊपर नाइट्रोजन NH2 और कार्बन डबल बॉन्ड NH। इसकी सिंथेसिस कैसे करेंगे? थोड़ी सी इसकी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी। फिर हमारे पास सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं, फिर इनका एक्शन है। तो हम सिंथेसिस देखते हैं। एसिटानिलाइड से हम ट्रीट करेंगे क्लोरो सल्फोनिक एसिड को, यानी CH3CO NH और यहाँ पे बेंजीन रिंग है। तो आपको पता है इस मॉलिक्यूल को हम एनिलीन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनिलीन है। अगर हम इसको एसिटिक एसिड से ट्रीट करते हैं, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा,
और NH बचेगा। तो क्योंकि एसिटिक एसिड से बना एसिटो ग्रुप है, तो ये एसिड और ये एनिलीन का वो बन गया डेरिवेटिव, तो ये आपका होता है एसिड एनिलाइड। तो जब हम क्लोरोसल्फोनिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो इसका पैरा हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करता है यहाँ पे, ये वाला OH इसके साथ रिएक्ट करके H2O रिलीज करेगा और ये वाला पार्ट अटैच हो जाएगा। फिर जब आप इसको ग्वानिडीन से ट्रीट करते हो तो ये आपको याद रखना है, ये इसका स्पेशल रिएजेंट है। ग्वानिडीन से ट्रीट करते हो, ग्वानिडीन कैसे बना है? थायोयूरिया को यूरिया को, आपको यूरिया को याद होगा, ठीक है। यूरिया को जब हम अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन निकलेगा। तो यहाँ पर NH आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल को हम ग्वानिडीन कहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें याद नहीं आता स्ट्रक्चर, पर हमें ये पता हो ना कैसे बना है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए मैंने बताया। जब आप इससे ट्रीट करते हो तो एक हाइड्रोजन कोई भी NH2 ग्रुप का एक इसके साथ रिएक्ट करता है और HCl रिलीज हो जाएगा, और NH और सल्फर के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये वाला ग्रुप रिलीज हो जाएगा, यहाँ OH आएगा और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। तो ये आपका मॉलिक्यूल बन गया सल्फा ग्वानिडीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हमने एसिटो ग्रुप लगाया ना, तो जो मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बात की थी प्रोटेक्टिंग ग्रुप की, तो यहाँ इसकी प्रोटेक्शन की गई है यहाँ पर, ताकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे जब हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये सिंथेसिस की। एक दूसरा मेथड है जिसमें पहला स्टेप तो सेम है जो आप क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ कर रहे हो। यहाँ पे SO2Cl आ जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा HOH यहाँ से। फिर हमने यहाँ पे ग्वानिडीन से ट्रीट किया था, यहाँ पर हम अमोनिया से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और NH2 यहाँ आके अटैच हो जाएगा। यहाँ हम ऐड करते हैं इस कंपाउंड को, जो ग्वानिडीन का एक डेरिवेटिव लग रहा है, जिसमें उसके एक हाइड्रोजन को हटा के हमने CN ग्रुप लगाया हुआ है। तो जब आप इससे ट्रीट करते हो तो यहाँ से ब्रेकेज होएगी, NH2CN निकल जाता है साइनामाइड, और ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, NH सेम स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप फिर से इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये रीस्टोर हो जाएगा NH2, और यहाँ NH2 आ जाएगा और सल्फा ग्वानिडीन आपका बन जाएगा इस मॉलिक्यूल का नाम। तो ये 2 मेथड हैं, आपको जो याद रह जाए, वो आसान लग रहा हो वो आप फॉलो कर लेना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये स्ट्रक्चर आपने पहली बार देखा है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। फिर आता है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, क्लिनजिंग एजेंट्स जो हम घरों में यूज़ करते हैं। सोडियम अल्काइल सल्फेट, सोडियम जो जैसे, तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम, जैसे हम लॉन्ग चेन अल्कोहल्स ले लेते हैं, जैसे कि ये 1,2-डेकानोल है, इसमें 12 कार्बन की चेन है और फिर OH लगा हुआ है। इसका कॉमन नेम है लोराइल अल्कोहल। ये शैम्पू और इसको हम शैम्पू और कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एसिड से ट्रीट कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से।
तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से एक H, और SO3H यहाँ आगे अटैच हो जाता है, OSO3H। फिर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगे तो यहाँ वाला हाइड्रोजन चला जाएगा और सोडियम सॉल्ट बच जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को हम सोडियम लोरेल सल्फेट भी कहते हैं, SDS इसका कॉमन नेम है। ये काफ़ी फेमस है, इसको जो PhD करते हैं लोग तो काफ़ी यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट्स होते हैं ना, एक प्रॉपर जर्नल है, जर्नल ऑफ सर्फेक्टेंट एंड डिटर्जेंट्स, तो वहाँ पे इसकी काफ़ी प्रॉपर्टी स्टडी की जाती है। ये एक एनायनिक सर्फेक्टेंट है क्योंकि इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक एनायनिक सर्फेक्टेंट होता है। मैंने भी इस पर काम किया है। वाइट कलर का अच्छा सा कंपाउंड होता है, वाटर में काफ़ी अच्छा सॉल्युबल है। फिर आता है आपके पास अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। अब यहाँ पर बेंजीन रिंग भी आएगी। इनको हम लीनियर हैं तो LAS बोलते हैं, लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। तो आपने यहाँ क्या यूज़ किया है, वही 12 कार्बन की चेन है, COCl हम यहाँ पे है, एसिड क्लोराइड है ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हम ट्रीट कर रहे हैं बेंजीन के साथ। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो गया, ये ग्रुप आके लग गया और HCl चला गया बाहर। इसको फिर जब हम जिंक मरकरी से रिड्यूस करते हैं तो ये वाला CO ग्रुप जो है CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप सल्फोनेशन करेंगे तो बेंजीन रिंग पे SO3OH लग जाएगा। जो ये वाला ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है, तो क्राउडीनेस से बचने के लिए पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। फिर आप इसका सोडियम सॉल्ट बना लो तो आपके पास ये लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट बन गए। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ कंपाउंड है। फिर अगर हम इनके क्लिनजिंग एक्शन की बात करें सोप्स एंड डिटर्जेंट के, ये किस पे डिपेंड करता है, जो नॉन पोलर पार्ट होता है, यानी ये वाला, ये डर्ट को ग्रास्प करता है, क्योंकि जो नॉन पोलर पार्ट है उसमें ऑयल सॉल्युबल होता है जो कि एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, और जो आयनिक पार्ट है वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो वाटर को जो लाइक कर रहा है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर को जो पसंद नहीं कर रहा, फोबिया उसमें आ रहा है जिस पार्ट में, वो हाइड्रोफोबिक है। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है चेन में, सल्फोनिक एसिड सल्फोनेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है। तो जो डर्ट है वो जनरली सरफेस पे आ जाता है चेन के, जो ये चेन है ना, और बाय a thin film of oil or grease which is non-polar. When it is placed in detergent, non-polar end of soap or detergent dissolve in oil or grease. Ionic end keep projecting. जैसा यहाँ दिखाया है, जो चेन होती है ना वो ऑयल में को डिज़ोल्व कर लेती है, डर्ट को या ऑयली पार्ट, ग्रीजी पार्ट जो भी है, आपके कपड़ों पे कुछ लगा हुआ है, कुछ जिसको आप क्लीन कर रहे हो सब्सटेंस को, और आयनिक पार्ट दूर हो जाएगा इस तरीके से। ड्यू टू चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स डू नॉट कम क्लोजर टू ईच अदर एंड डिड नॉट कोएल्स। तो चार्ज की वजह से ये जो ग्रुप्स बने, पार्टिकल ग्रुप्स, ये आपस में रिपेल करते हैं, पास नहीं आएंगे, और इस वजह से ये ड्रॉपलेट दोबारा इकट्ठे नहीं होते और इनको रिमूव करना आसान हो जाता है। सो एन इमल्शन इज़ फॉर्म्ड विच इज़ लेटर वॉश्ड अवे बाय वाटर, फिर ये वाटर में वॉश आउट हो जाएंगे। दिस इज़ ड्यू टू द इमल्सिफाइंग एजेंट नेचर ऑफ डिटर्जेंट। तो ये एक्चुअल में डिज़ोल्व नहीं है लेकिन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऐसे मिक्सचर को हम इमल्शन कहते हैं। तो जब आप ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं तो ये वॉश आउट हो जाता है, इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप, कि वाटर के अंदर ऑयल को डिज़ोल्व कर लिया गया है, क्योंकि इनकी लॉन्ग जो कार्बन चेन है वो लॉन्ग थे, तो उसके अंदर ये ऑयल छिप जाता है। पोलर सल्फेट और सल्फोनेट एंड नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड ऑफ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। तो ये वो दिखाया हुआ है इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ
सोप। तो सल्फोनेट वाले यहाँ थे, यहाँ पर हमारे पास सल्फेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना, SO4 है ये, तो ये सल्फेट है, और सिर्फ SO3 है तो ये सल्फोनेट है। तो ये हमारा था कैटेगरी ऑफ डिटर्जेंट्स। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक पूरा होता है। इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं प्रिपरेशन पे, डिटर्जेंट पे भी आ सकते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा बहुत। अब बिल्कुल स्पेसिफिक तो हम कह नहीं सकते कि क्या आएगा, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, एग्जामिनर की चॉइस होती है, वो कोई भी ऐड कर सकता है। तो एक जनरल ओवरव्यू आपको सभी का होना चाहिए। कुछ रिएक्शंस तो मैंने छोड़ ही दिए हैं, तो जो आसानी से हो सकता है वो आप कर लेना। रेडी? तो अभी टाइम है, आप अभी से पढ़ेंगे तो आपको आसान भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। और बिल्कुल अप्रैल में जाके आप सोचोगे हम पढ़ें तो आपको मुश्किल लगेगा, नो डाउट। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें डेली बेसिस पे। अगर आप 2 आवर भी पढ़ते हैं ना, सारे सब्जेक्ट्स, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट, ये 2 आवर सभी सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब 20-20 मिनट्स कुछ कुछ पढ़ लिया, कोई कोई टॉपिक कर लिया, तो आपका आसानी से सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको खुशी भी मिलेगी पढ़कर, अच्छा भी लगेगा, कुछ नया सीखते हो। तो आप अभी से स्टार्ट कर लेना, मेरी ये राय है। तो इसी के साथ हमारा ये ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड पूरा होता है। थैंक यू सो मच।